नमस्कार फिजियोज़ वॉयलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 15 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमम रोटेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन अकर्स एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रा। ठीक है, वो कौन सी वर्टिब्रा है जहाँ पे मैक्सिमम रोटेशन होती है सर्वाइकल स्पाइन की। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन की मैक्सिमम रोटेशन सर्वाइकल की कौन सी बोन पे सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन ए C0 C1, बी C1 C2, C2 C3, डी C6 C7। देखो टोटल सर्वाइकल वर्टिब्रा इज 6 C7, और अगर स्पाइनल नर्व की बात करते हैं तो C8। वर्टिब्रा 7 और सर्वाइकल स्पाइनल नर्व 8। So answer here is C1 and C2। ठीक है, जो हमारी सर्वाइकल 1 एंड सर्वाइकल 2 है, और ये दोनों C1 और C2 जो बोन है, सर्वाइकल स्पाइन बोन है, वो हमारी कौन सी बोन है? वो है हमारी एटलेंडो एक्सियल ज्वाइंट, एटलस एंड एक्सिस, एटलस एंड एक्सिस। ठीक है, तो एटलेंटो एक्सियल ज्वाइंट जो कि कहाँ बनता है? हमारे C1 और C2 बोन पर, वर्टिब्रा बोन पर। ठीक है, तो इस ज्वाइंट पे मैक्सिमम रोटेशन होती है सर्वाइकल स्पाइन की। ये मान लो कि 50%। यहाँ पे मैक्सिमम की जगह आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि 50% रोटेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन अकर्स एट द लेवल ऑफ विच वर्टिब्रे। सो आपका आंसर है C1 C2। देखो जो एटलस है, एटलस जो बोन है ये आर्टिकुलेट होती है सुपीरियरली। ठीक है, ओसिपिट से ऊपर आर्टिकुलेट होती है, और जो आपकी एटलस है, एटलस आपकी पाइवोट ज्वाइंट है। क्या है? पाइवोट। एक्सिस आपकी बिलो, एटलस सुपीरियर और एक्सिस inferior with the axis also. Atlas pivots approximately 45 degree to either side for a total of about 90 degree, contributing more than 50% of rotation of cervical spine। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्टिंग ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, एंटीरियर टिल्ट होना स्कैपुला का और पोस्टीरियर टिल्ट होना स्कैपुला इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ऑप्शन ए एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द स्कैपुला, बी प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला, सी medial rotation and retraction of the scapula, D medial and lateral rotation of the स्कैपुला। तो देखो जब एंटीरियर और पोस्टीरियर टिल्टिंग होती है आगे और पीछे, तो स्कैपुला ऑलवेज एसोसिएटेड विद, जब एंटीरियर तो एलिवेट एंड पोस्टीरियर तो डिप्रेस। ठीक है, ऑप्शन ए एंटीरियर इज एलिवेट एंड पोस्टीरियर इज डिप्रेस। तो इसमें क्या होता है कि जब स्कैपुला मूव करती है अप एंड डाउन ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑन द थोरेसिक केज। देखो जो स्कैपुला होती है वो कहाँ लाई करती है? हमारे थोरेसिक केज पे। तो एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द स्कैपुला। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनएबिलिटी टू abduct all fingers when they are fully flexed at metacarpophalangeal joint indicates। ठीक है,
तो एक बार दोबारा फिर पढ़ लेते हैं इसको। इनएबिलिटी, एबिलिटी नहीं इनएबिलिटी, ये चीज़ें आपको ज़रूर अच्छे से अपने क्वेश्चन में ध्यान देना है कि वो पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे। इनएबिलिटी टू अबडक्ट ऑल फिंगर्स, ऑल फिंगर्स की इनएबिलिटी है कि अबडक्ट नहीं कर पा रहा है। व्हेन, जब, दे आर फुल्ली फ्लेक्स एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट इंडिकेट ए पैरालिसिस ऑफ लंब्राइकल्स, बी पैरालिसिस ऑफ पामर इंटरोसियाई, सी अल्नर इंजरी, डी टेंशन इन कोलेटरल लिगामेंट ऑफ एमसीपी जॉइंट। ठीक है, देखो जब पेशेंट फुल्ली फ्लेक्स एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट तो क्या होगा, इनएबिलिटी टू अबडक्ट ऑल फिंगर्स, तो क्या इंडिकेट करेगा, तो टेंशन इन कोलेटरल लिगामेंट ऑफ एमसीपी जॉइंट। तो आंसर है इसका यहाँ पे हमारा डी। ठीक है, अल्नर नर्व इंजरी में क्या होगा, अल्नर नर्व इंजरी में जब हम अल्नर नर्व पाल्सी हो जाती है तो डिफॉर्मिटी आपकी कौन सी बनेगी, डिफॉर्मिटी आपकी बनेगी क्लो हैंड। क्या बनेगी, क्लो हैंड। और जो अल्नर नर्व है वो उसकी रूट वैल्यू क्या है, रूट C7 C8, डिफॉर्मिटी क्लो हैंड। और फिंगर कौन सी इन्वॉल्व होंगी, रिंग फिंगर, हाफ रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। और क्लो हैंड में स्प्लिंट कौन सा यूज करेंगे, नकल बेंडर। ठीक है, देखो रूट वैल्यू होगी, नर्व सप्लाई होगी कि कौन कौन सी फिंगर में नर्व सप्लाई करती है, प्लेसमेंट होगी, डिफॉर्मिटी होगी, इसका स्प्लिंट हो गया। और आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, कई बार एम्स में आता है कि माइल्ड क्लो हैंड किस नर्व की पाल्सी से होता है, माइल्ड क्लो हैंड। ठीक है, तो माइल्ड जो क्लो हैंड बनेगा वो आपका मीडियन नर्व इंजरी से बनेगा, मीडियन नर्व इंजरी। ठीक है, माइल्ड क्लो हैंड। अगर कंप्लीट मीडियन नर्व की पाल्सी है तो एप्थम, और अगर थोड़ी मीडियन नर्व की इंजरी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माइल्ड क्लो हैंड, तो वो होगी आपकी मीडियन नर्व इंजरी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन द 90 डिग्री abduction ऑफ आर्म if the pull of abductor muscle is equal to the force of gravity, so the arm blank, option A falls toward gravity, B further abduct, C remain stationary, D moves in the gravity eliminated plane। तो इस क्वेश्चन को हम फिर दोबारा से रीड करेंगे। इन द 90 डिग्री एबडक्शन ऑफ द आर्म, देखो हमने क्या करवाया है, 90 डिग्री अबडक्शन ऑफ द, ये है आपका गोनियोमीटर। ठीक है, 90 डिग्री अबडक्शन ऑफ द आर्म इफ द पुल ऑफ अबडक्टर, ठीक है, अबडक्टर मीन्स फार अवे ऑफ द ज्वाइंट। ठीक है, तो पुल ऑफ अबडक्टर मसल इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो द आर्म इज, ऑप्शन ए falls towards gravity, B further abducts, C remain stationary, D moves in the gravity eliminated plane। तो जब हम अबडक्टर मसल्स की, ठीक है, जब हम अब 90 डिग्री अबडक्शन करते हैं
तो आप एक बार करके भी देख सकते हैं। तो पुल ऑफ एबडक्टर मसल्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जब जो हमारा आर्म होगा वो हमारा रिमेन स्टेशनरी होगा। क्या होगा? रिमेन स्टेशनरी। ओनली 90 डिग्री पर, अगर ये जो रिमेन स्टेशनरी ओनली 90 डिग्री पर जब अबडक्शन ऑफ आर्म होगी तब ही रिमेन स्टेशनरी पे होगा, हमारी आर्म स्टेशनरी पोजीशन पे होगी। अगर वो थोड़ा सा और नीचे है या ऊपर है तो चेंज हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द पंप हैंडल मूवमेंट। ठीक है, पंप हैंडल मूवमेंट ब्लैंक डायमीटर ऑफ चेस्ट इंक्रीज। पंप हैंडल मूवमेंट की आई थिंक सबको पता होती है ये मूवमेंट्स। तो ये जो मूवमेंट है ये हमारे रिब केज मूवमेंट है। सबसे पहले तो जो मूवमेंट है ये कौन सी है? रिब केज मूवमेंट। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग जब हमारी होती है तब ये मूवमेंट्स हमारी चेस्ट, रिब केज, अप डाउन, एंटीरियर पोस्टीरियर, ऑब्लिक, ट्रांसवर्स, ये होता है। ठीक है। तो कौन कौन सी हमारी मूवमेंट होते हैं रिब केज मूवमेंट? पंप हैंडल एंड बकेट हैंडल। पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में, फिजियो के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। सो ये पूछ रहे हैं कि डायमीटर पूछ रहे हैं कि पंप हैंडल मूवमेंट में चेस्ट का डायमीटर इंक्रीज होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर होगा, या ट्रांसफ़र होगा, या वर्टिकल होगा, या ऑब्लिक होगा। तो जो पंप हैंडल मूवमेंट है उस चेस्ट का जो डायमीटर है वो एंटीरियर पोस्टीरियर इंक्रीज होगा। और पंप हैंडल में जो डायमीटर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। चेस्ट का डायमीटर ट्रांसफ़र इंक्रीज होगा। क्या होगा? ट्रांसफ़र इंक्रीज, ट्रांसफ़र डायमीटर ऑफ चेस्ट। ठीक है, जिससे जो हमारा शाफ्ट ऑफ रिब्स एलिवेट हो जाएंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पर्ट मसल इज, स्पर मसल इज द वन विद ब्लैंक ए ओरिजिन नियर द जॉइंट। कुछ नहीं बोल बात। ऑप्शन ए, origin near the joint and insertion away from the joint on which it acts. B, origin away from the joint and insertion near the joint in which it acts. C, origin and insertion both are near the joint on which it acts. D, origin and insertion both are away from the joint on which it acts. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पर मसल हैं वो किस टाइप की मसल होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, शंट और स्पर्ट। ठीक है, एक मसल होगी आपकी शंट, SHUNT, शंट मसल, और दूसरी है स्पर मसल। ठीक है, तो ये दोनों हैं। अब देखो बुक में MCQ बना हुआ है स्पर मसल, पर एग्जामिनर बुक का ना दे के उसके अपोजिट वाला दे सकता है शंट मसल। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। देखते हैं कि ये मसल क्या होती हैं, किस टाइप की मसल होती हैं। अब देख लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम आंसर बताने से पहले एग्जांपल मैं आपको बता दूंगी। ये मान लो कि बस ये है आपकी हुमरस, और ये है आपकी अल्ना बोन।
ठीक है। हुमरस, ये मान लो एल्बो जॉइंट है, एल्बो जॉइंट से आप समझ जाएंगे, एल्बो जॉइंट, हुमरस एंड अल्ना, ये एक आपकी मसल होगी। एक ये मसल अटैचमेंट है और एक ये मसल अटैचमेंट है। ठीक है, रुकिए दोबारा से बना देते हैं उसको अलग कलर से। दूसरी मसल है आपकी यहाँ से अटैचमेंट। देखो अब ये दो मसल हैं, ये दोनों मसल क्या कर रही हैं, एक मूवमेंट कर रही हैं, जैसे कि एक मूवमेंट क्या कर रही हैं, फ्लेक्शन कर रही हैं और एक एक्सटेंशन कर रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो मसल हैं, दोनों की अटैचमेंट अलग है, दोनों की एक्शन भी अलग हैं। तो हमने इसमें से बताना कि शंट मसल कौन सी है और स्पर मसल कौन सी है। जो ये मसल है येलो कलर में, ये आपकी होगी शंट मसल, और जो ये ब्लू कलर में है ये आपकी होगी स्पर मसल, स्पर मसल। ठीक है, तो अब ये बताओ कि स्पर मसल इज द वन विद, कौन सी होगी, ओरिजिन नियर द ज्वाइंट एंड इंसर्जन अवे फ्रॉम द ज्वाइंट ऑन विच इट एक्ट। जो मसल ज्वाइंट पे क्या होगी, ज्वाइंट पे ओरिजिन होगा और उस ज्वाइंट से फार अवे इंसर्शन होगा फ्रॉम ज्वाइंट से, तो वो ऑन विच इट एक्ट स्पर मसल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका, वो आंसर होगा आपका यहाँ पे बी, ओरिजिन अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। देखो ओरिजिन अवे फ्रॉम द ज्वाइंट एंड इंसर्जन नियर द ज्वाइंट। इसका ओरिजिन इस ज्वाइंट से दूर हो रहा है, ठीक है, ऊपर से ये जो ओरिजिनेट होके आ रही है मसल और ज्वाइंट के नियर इंसर्ट हो रही है, तो ये है आपकी स्पर मसल। और शंट मसल कौन सी है कि इसका जो ओरिजिन है वो नियर द ज्वाइंट, ठीक है, और फार अवे फ्रॉम द ज्वाइंट, और ये है आपकी शंट मसल। और अगर आपको और अच्छे से इसको समझना है इन दोनों मसल्स को, तो आप ना जैसे कि यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको ना, गूगल पे आप डाल के देख लेना इनकी मूवमेंट, स्पर मसल एंड शंट मसल्स की, तो आपको ना डिजिटली मूवमेंट वीडियो आपको मिल जाएंगी। अगर मिल जाएं तो और भी अच्छी बात है, वरना आपको मटेरियल इसका मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल आर लेटरल रोटेटर्स ऑफ हिप जॉइंट एक्सेप्ट। तो आपको अपने जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में एक्सेप्ट, ओनली, करेक्ट, नॉट यूज, इंडिकेशन, नॉट यूज, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इनएबिलिटी, एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। सो
ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल आर लेटरल रोटेटर ऑफ हिप जॉइंट एक्सेप्ट। देखो इसमें 3 जो मसल हैं वो लेटरल रोटेटर हैं, एक मसल लेटरल रोटेटर नहीं है, वो बतानी है। ऑप्शन ए ऑब्टूरेटर इंटरनस, बी गैमिलस सुपीरियर, सी क्वाड्रेटस फिमोरी, डी टेंसर फेशिया लाटा। सो जो हमारा टेंसर फेशिया लाटा है ये हमारी लेटरल रोटेटर ऑफ हिप जॉइंट नहीं है। ये कौन सी है? ये है मीडियल रोटेटर ऑफ हिप जॉइंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन ए सेकेंड ऑर्डर लेवर द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड फुलक्रम एज कंपेयर टू डैट बिटवीन द एफर्ट एंड फुलक्रम इज ऑलवेज। चलो मैं आप इसका ना एग्जांपल बता देती हूँ। देखो ये बार है आपकी, क्या है? बार। यहाँ पे आपका लोड है और ये आपका फुलक्रम है। ठीक है, लोड एंड फुलक्रम। तो इन्होंने पूछा है सेकेंड ऑर्डर लेवल द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड फुलक्रम एज कंपेयर टू डैट बिटवीन द एफर्ट एंड फुलक्रम। तो एफर्ट आपका यहाँ पर हो गया, इज ऑलवेज ब्लैंक, ए लेस, बी मोर, सी सेम, डी कैन बी मोर और लेस। सो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन आपका आंसर कि इन ए सेकेंड ऑर्डर लेवल द डिस्टेंस बिटवीन द लोड एंड फुलक्रम एज कंपेयर टू डैट बिटवीन द एफर्ट एंड फुलक्रम इज ऑलवेज लेस। क्या रहेगा? लेस रहेगा फुलक्रम ना एफर्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, ए मटेरियल ऑफ द बॉडी, बी हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी बेस ऑफ सपोर्ट, डी लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिंग थ्रू द बेस। सो आंसर हेयर इज ए मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो स्टेबिलिटी जो होती है हमारी, डिग्री ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन द, किसके ऊपर डिपेंड करती है? मटेरियल एक्सेप्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी। देखो जो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी है वो बॉडी डिपेंड करेगी हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट पे डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी पासिंग थ्रू द बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो इन जो ये हमारे 3 ऑप्शन हैं इन पे तो क्या होगा? डिपेंड करेगी हमारी डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, बॉडी की जो स्टेबिलिटी है हाइट पे, BOS पे और लाइन ऑफ ग्रेविटी में। पर मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच न्यूटन्स लॉ इज ऑल्सो रेफर टू एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, RRB का एग्ज़ाम हो, एम्स का एग्ज़ाम हो, ESI का हो, जिपमर हो, पिज़मर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको न्यूटन लॉ पे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। तो विच न्यूटन्स लॉ इज़ ऑल्सो रेफर टू एज द लॉ ऑफ इनर्शिया? ए फर्स्ट लॉ, बी सेकेंड लॉ, सी थर्ड लॉ, डी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, सो आंसर हेयर इज लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ। ठीक है, और सेकेंड लॉ पे क्या होगा? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। एंड थर्ड लॉ पे लॉ ऑफ एक्शन एंड, जैसे ही एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपके थर्ड लॉ है। ये इनमें से एक 4 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। एम्स में भी अच्छे से इसको करके आना है।
क्वेश्चन नंबर 11 है द मैकेनिकल एडवांटेज इज नेवर ऑब्टेन इन लेवल ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज नेवर ऑब्टेन नेवर, ठीक है, नेवर ऑब्टेन इन लेवल ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर, बी सेकेंड ऑर्डर, सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, डी थर्ड ऑर्डर. सो आंसर हेयर इज मैकेनिकल एडवांटेज इज नेवर ऑब्टेन इन लेवल ऑफ थर्ड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर लेवल. देखो कैसे, ये आपका बार है, ठीक है, यहाँ पे आपका लोड है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं. ठीक है, ये क्या है, आप एफर्ट लगा रहे हैं. और ये जो है ये क्या है, फलक्रम है. ये एग्जाम्पल हो गया आपका थर्ड ऑर्डर लेवल. तो एफर्ट बीच में है, फलक्रम आगे है और लोड आगे है और फलक्रम पीछे है. क्वेश्चन नंबर 12 है आपका when two springs of 10 kg strength are arranged in parallel to the force applied to stress the spring is A 5 kg, B 10 kg, C 20 kg, D 40 kg. सो इसको आप सोल्व कैसे करेंगे. देखो इन्होंने कहा है कि दो स्प्रिंग हैं, तो सबसे पहले आप ना दो स्प्रिंग बना लो ऐसे, ठीक है. ये दो स्प्रिंग हो गए. तो इन्होंने कहा है कि जब दो स्प्रिंग है कितने 10 kg स्ट्रेंथ के, 10 kg एंड 10 kg, तो आर अरेंज इन पैरेलल द फोर्स अप्लाई टू स्ट्रेस द स्प्रिंग, ठीक है. तो कितना स्ट्रेस, अब फोर्स अप्लाई टू स्ट्रेस द स्प्रिंग इज, तो आप क्या करो, K1 कर लो और K2 कर लो और इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो. तो 10 + 10 20. तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 20 kg. क्वेश्चन नंबर 13 है इन कॉक्सावेरा द एंगल ऑफ ऑप्शन ए टॉर्जन इंक्रीज, बी टॉर्जन डिक्रीज, सी इंक्लाइनेशन इंक्रीज, डी इंक्लाइनेशन डिक्रीज. सो आंसर हेयर इज कॉक्सावेरा, ठीक है. इंक्लाइनेशन डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, इंक्लाइनेशन कॉक्सावेरा में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. और कितने डिग्री एंगल होगा, देखो नॉर्मल जो एंगल है, सबसे पहले तो आपको नॉर्मल एंगल पता होना चाहिए. नॉर्मल एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 120 डिग्री टू 135 डिग्री होता है, इज नोन एज, ठीक है, 120 टू 135 डिग्री. जब ये एंगल इंक्लाइनेशन एंगल डिक्रीज होता है तब कॉक्सावेरा होता है, और जब इंक्रीज होता है तो तब होगा कॉक्सावेल्गा, ठीक है, कॉक्सावेरा एंड वेल्गा. तो कॉक्सावेरा ये पूरा डिग्री ना देके ऐसे भी दे सकते हैं कि कॉक्सावेरा 120 डिग्री, नॉर्मल आपका ये हो ही गया एंगल 120 डिग्री टू 135, एंड
कोक्सा वेल्गा, 135 डिग्री, 135 डिग्री से 140 डिग्री और 120 डिग्री से 110 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, व्हेन द विस्को इलास्टिक टिश्यू इज लोडेड रैपिडली, फर्स्ट लोडिंग, the amount of force required to deform the tissue is blank then is needed when there is slow loading of the same tissue. A same, B less, C more, D initially more than less. ठीक है, तो दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। when the viscoelastic tissue, जब एक viscoelastic tissue लोड आता है, loaded rapidly fast, the amount of force required to deform the tissue is force required to deform the tissue is more than is needed when जब there is slow loading of the same tissue. क्वेश्चन नंबर 15 है, इन केस ऑफ राइट ग्लूटियस मीडियस पैरालिसिस। ठीक है, देखो सबसे पहले आप ये एक केस है राइट ग्लूटियस मीडियस पैरालिसिस। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूटियस मीडियस की वीकनेस या पैरालिसिस के कारण कौन सा साइन होता है, कौन सा गेट बनता है, वो होता है ट्रेंडल बर्ग साइन। ठीक है, तो देखो ग्लूटियस मीडियस पैरालिसिस में कौन सा साइन हो जाता है, टेंडलबर्ग साइन। व्हेन द, जब पर्सन स्टैंड ऑन द राइट लेग। ठीक है, जब पर्सन स्टैंड खड़ा होता है राइट लेग पे और पेल्विस विल ड्रॉप डाउनवर्ड, और दूसरी साइड की जो अपोजिट लेग होती है वहाँ वो पेल्विस है डाउन है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए ऑन द राइट साइड, ऑन लेफ्ट साइड, सी नो टिल्टिंग विल अकर, डी एंटीरियरली। सो देखो एक साइड की तो क्या है, व्हेन द पर्सन स्टैंड ऑन राइट लेग, राइट लेग पे वो खड़ा है, तो दूसरे जो लेग है हमारी लेफ्ट लेग है उसका पेल्विस ड्रॉप है, और जिससे जो पेल्विस ड्रॉप होता है वही हमारा क्या है, अपोजिट है, तो वो होगा हमारा ऑप्शन ए ऑन लेफ्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए सार्कोमियर द एरिया डेट इंक्लूड ओनली एक्टिन फिलामेंट आर कॉल्ड ए बैंड, बी एच जोन, सी एम लाइन, डी आई बैंड। तो देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ओनली दे दिया है। ठीक है, इन ए सार्कोमियर द एरिया डेट इंक्लूड ओनली एक्टिन फिलामेंट आर कॉल्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है कि एक्टिन फिलामेंट को और क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन बताने हैं, ए बैंड, एच जोन, एम लाइन और आई बैंड। तो एक्टिन फिलामेंट को आई बैंड बोलते हैं। जब हम क्वेश्चन में ये ओनली आ जाता है तो आप थोड़ा और क्वेश्चन पे फोकस करेंगे कि ये ओनली पूछा है, तो इन ओनली में से और क्या होगा, है तो सिंपली क्वेश्चन। सो आंसर इसका है आई, एक्टिन फिलामेंट को आई बैंड बोलते हैं और मायोसिन फिलामेंट को ए बैंड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन गेट साइकिल मूविंग फ्रॉम इनिशियल कॉन्टैक्ट टू मिड स्टांस फेज मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन एट हिप अकर्स बाय ए हिप फ्लेक्सर, बी हिप एक्सटेंशन, सी हिप अबडक्टर, डी नी एक्सटेंसर। अब देखो गेट साइकिल मूविंग फ्रॉम इनिशियल कॉन्टैक्ट से लेके मिड स्टांस तक। ठीक है, इनिशियल पहले कॉन्टैक्ट किया और फिर
आधा सपोर्ट लिया, ठीक है, मिड स्टांस फेज। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन एट हिप अकर्स बाय, किसके द्वारा होगी? मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन एट हिप अकर्स बाय, क्या हिप फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट होएंगी, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होएंगी, क्या हिप एक्सटेंसर होएंगी, या हिप अबडक्टर होएंगी, या नी एक्सटेंसर होएगी? सो आंसर हेयर इज हिप एक्सटेंसर। ट्वेंटी डिग्री to 30 degree flexion, hip joint extend from 20 degree to 30 degree flexion to neutral position. So relatively hip extension occurs. सो यहाँ पे कौन सी मसल होंगी? हिप एक्सटेंसर, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग मसल। और सबसे ज़्यादा जो स्प्रिंटर की जो इंजरीज होती हैं वो हैमस्ट्रिंग मसल पे होती हैं। और कब होती हैं? कौन सी कॉन्ट्रैक्शन पे होती हैं सबसे ज़्यादा इंजरी? कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पे, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? शॉर्टनिंग ऑफ द मसल। जब मसल की शॉर्टनिंग होती है तब हैमस्ट्रिंग की मसल की टीयरिंग ज़्यादा होती है। और ये जो मसल है ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग, ये प्राइमरी हिप एक्सटेंसर मसल है। क्वेश्चन नंबर 18 है द एबिलिटी ऑफ एनी फोर्स टू कॉज ट्विस्टिंग ऑफ द पार्ट इज नोन एज ए कंप्रेशन, बी टेंशन, सी मसल पुल, डी टॉर्क। देखो यहाँ पे पूछा है ट्विस्टिंग, एबिलिटी ऑफ एनी फोर्स टू कोज, ये डेफिनेशन है, ठीक है, एक क्या है डेफिनेशन। तो द एबिलिटी ऑफ एनी फोर्स टू कोज ट्विस्टिंग ऑफ द पार्ट इज नोन एज कंप्रेशन। कंप्रेशन तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, टेंशन नो, सी मसल पुल नो। तो जो टॉर्क है, टॉर्क में जो हमारा टॉर्क इज ए ability of any force to cause twisting of the part is known as torque. क्वेश्चन नंबर 19 है आपका ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट्स आर प्रेजेंट अराउंड द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है अराउंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नो मीन्स स्टर्नम, क्लेविकुलर मीन्स क्लेविकल। स्टर्नम और क्लेविकल जो जॉइंट बनता है वहाँ पे कौन सा लिगामेंट होता है और कौन सा, इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इनमें से नहीं बताना है। तो आपको देखो ऑप्शन ए कोरेकोक्लेविकुलर, बी इंटरक्लेविकुलर, सी स्टर्नोक्लेविकुलर, डी कोस्टोक्लेविकुलर। देखो स्टर्नोक्लेविकुलर तो ये ज्वाइंट ही हो गया, ठीक है। कोस्टोक्लेविकुलर भी होता है लिगामेंट, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट भी होता है, बट कोरेकोक्लेविकुलर नहीं होता है, ठीक है। कोरेको क्लेविकुलर क्योंकि ये होता है एक्रोमियम। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पे, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर ए है, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा आपको ना अपने एग्जाम में क्या है कॉमन सेंस लगाना है बस। आप ऐसे हाफ करके भी
क्योंकि एक मिनट, एक क्वेश्चन का 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट में आप एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज द शेर ए मैसूर। ठीक है, तो शेर ए मैसूर कौन थे? ए औरंगजेब, बी टीपू सुल्तान, सी शाहजहाँ जफर, जफर, डी विलियम बेंटिक। सो आंसर हेयर इज बी, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर बोला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ ये कि इसको कैसे याद करना है। कि जो टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे, और इनको जो हमारे कह रही हूँ, जो ब्रिटिश जब राज था, ठीक है, ब्रिटेन जब ब्रिटिश हमारे भारत में आए, और काफ़ी जगह इन्होंने काफ़ी शोषण किया, कब्जा किया हर जगह। इन्होंने अपने कंपनियां लगाई, सबसे पहले कोलकाता में लगाई। ठीक है, और सबसे पहली जो फैक्ट्री खोली थी वो इन्होंने कोलकाता में ही खोली थी। तो टीपू सुल्तान अक्सर जो जैसे कि इनकी फ़ौज होती थी, तो ब्रिटिश की फ़ौज से टीपू सुल्तान की फ़ौज कुछ आइडियाज़ शेयर करती थी। तो ऐसे ही एक ब्रिटिश वो था, पर्सन था, तो उसके साथ वो उनके जो हेड होते हैं उनके साथ वो जंगल में घूमने गए, और वहाँ पे उसके ऊपर शेर ने हमला कर दिया। तब टीपू सुल्तान उस शेर से ऐसे लड़े कि वहाँ पे सब भाग गए थे। एक टीपू सुल्तान एक ऐसे थे जिन्होंने उस शेर को मार गिराया था। ठीक है, इस तब से उनका जो नाम है शेर ए मैसूर। देखो हिस्ट्री तो याद करना मेडिकल वालों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बस आपको मेन पता होना चाहिए। मेरे को भी कमी याद होती है हिस्ट्री, मैं कोशिश करती हूँ याद करने की, पर मैं अब हिस्ट्री को अपनी लैंग्वेज में याद करती हूँ। ठीक है, आपने अगर अच्छी NCERTs आपने पढ़ी होंगी तो आपको अच्छे से याद भी होगा। ज़रूरी नहीं है कि सारे मेडिकल वाले हिस्ट्री में कमज़ोर होते हैं। तो इसका आंसर है टीपू सुल्तान। अब कर लेते हैं औरंगजेब की बात। अगर मुगल शासक में से स्ट्रॉन्ग अगर पूछा जाता है कि शासक कौन रहा है, तो वो है औरंगजेब। ठीक है, शाहजहाँ जफर लास्ट मुगल शासक रहे हैं, लास्ट मुगल शासक। ठीक है, और विलियम जो बेंटिक हैं ये हमारे फर्स्ट गवर्नर रहे हैं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन, यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर स्ट्रॉन्ग शासक पूछते हैं, स्ट्रॉन्ग मुगल शासक, तो औरंगजेब है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर बोला जाता है। शाहजहाँ जफर लास्ट मुगल शासक रहे हैं। विलियम बेंटिक हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, द नॉर्मल लंबोसेक्रल एंगल इज। ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको बताना है। नॉर्मल लंबोसेक्रल एंगल आपको बताना है। ए 10 डिग्री, बी 20 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 40 डिग्री। देखो नॉर्मल लंबोसेक्रल, लंबर और सेक्रल के बीच के ज्वाइंट, तो L5 और सेक्रम। ठीक है, और ये एंगल कैसे बनेगा मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ, बस आपको एंगल बताना है। ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है,
तो आपको ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितने का बनेगा, ठीक है। DM कर देना मैसेज ज़रूर। और प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। मेरा आंसर बताने से पहले आप अपने क्वेश्चन का आंसर पहले ही डाल लो और लिख लो कि आज मेरे 21 क्वेश्चन में से मेरे 20 क्वेश्चन ठीक रहे हैं, 19 रहे हैं, 18 रहे हैं, 17 रहे हैं। और मुझे कमेंट करके भी बताओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कर दें भाई, वीडियोस को कोई भी लाइक नहीं करता है, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन के लिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कंप्यूटर के टॉपिक्स मैंने, जो यहाँ पर नए स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आने वाले हैं या आ सकते हैं, वो मैंने डॉक्टर पूजा फिजियो एकेडमी वाले चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आपके कंप्यूटर के जो टॉपिक्स रहते हैं वो आप वहाँ से कवर कर लें कि कौन कौन से आपके टॉपिक रह गए हैं और कौन कौन से आपने कवर कर लिए हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बायोमैकेनिक्स के साथ ही।